तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पत्रकार अमन चोपड़ा केस को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। जयपुर हाईकोर्ट से अमन चोपड़ा को राहत मिलने के बावजूद राजस्थान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके नोएडा वाले घर पहुंची तो हंगामा मच गया। कई राजनीतिक दल इस मामले में कूद पड़े तो बीजेपी ने सीधे कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि शनिवार शाम को राजस्थान पुलिस नोएडा स्थित अमन चोपड़ा के घर पहुंची थी, जिसका विरोध हुआ। तो एक बार फिर से आज शाम 3 बजे राजस्थान पुलिस नोएडा में उनके आवास पर पहुंची। राजस्थान पुलिस ने कथित तौर पर चोपड़ा के आवास के बाहर गिरफ्तारी का वारंट चिपकाया। हालांकि कोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह में पूरे प्रकरण में जवाब मांगा है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ट्विटर पर #I stand with अमन चोपड़ा ट्रेंड हो रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ट्विटर पर #I stand with अमन चोपड़ा ट्रेंड होने लगा और अब इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों राजस्थान की पुलिस दोबारा अमन चोपड़ा के आवास पर पहुंची, हाईकोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बावजूद। तो वहीं पत्रकार अमन चोपड़ा केस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। शेखावत ने कहा कि सूबे के मुखिया हमेशा मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन हकीकत अब सामने आ गई है। जिस तरह से सच बोलने पर एक पत्रकार को राज्य सरकार प्रताड़ित कर रही है, उससे उन्हें अपनी गिरबान में झांकने की जरूरत है। देखिए, राजस्थान की सरकार और सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही प्रेस का गला दबाया जा रहा है ऐसी चर्चा करते हैं। प्रेस दबाव में इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन उनके खुद के राजस्थान में वो गृह मंत्री हैं और उनके निर्देश पर नेटवर्क 18 के पत्रकार को जिस तरह से व्यवहार किया गया है, अमन चोपड़ा नाम के पत्रकार पर 3 अलग अलग जगह एक ही विषय को लेकर के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। 2 जगह से हाईकोर्ट पे स्टे हो जाने के बावजूद भी, नो कोर्सिव एक्शन का आदेश हो जाने के बावजूद भी तीसरी जगह पर जाकर के आनन फानन में कार्रवाई की जाती है। दूसरों के ऊपर लांछन लगाने से पहले मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। तो वहीं अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आरोप पर कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार सूचकांक में 180 देशों में से भारत का स्थान 150 नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और केंद्रीय नेताओं को जो अनर्गल बयानबाजी राजस्थान सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, इस पर अपनी सफाई प्रस्तुत करनी चाहिए। राजस्थान में हुई घटित अलवर की घटना को लेकर के गलत और झूठे तथ्यों के आधार पर स्क्रिप्ट तैयार कर एक कार्यक्रम बनाया गया, जिससे राजस्थान की अमन, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का, उस पर प्रहार करने का प्रयास हुआ, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। इस कृत्य को लेकर के कोर्ट द्वारा उस अपराधी के विरुद्ध एक वारंट जारी किया गया और वारंट जारी करने के पश्चात पुलिस का कर्तव्य है कि न्यायालय द्वारा जारी वारंट को तामील कराए। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि सभी प्रदेशवासियों का कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में अमन शांति बहाल रहे और उस पर प्रहार करने वाले, उसको मिटाने का प्रयास करने वाले, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रदेश की जनता की भी यही मांग है। प्रदेश की जनता प्रदेश में अमन शांति चाहती है, सांप्रदायिक सौहार्द चाहती है। तो वहीं न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेजने पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि उस कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा जिसने इंजीनियर के हाथ पैर तोड़ दिए, लेकिन पत्रकार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस नोएडा भेज दी गई। पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के अंदर राजस्थान पुलिस ने डेरा जमाए हुआ है और सवाल ये है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 मामलों के अंदर स्टे दे दिया, उसके बावजूद भी पुलिस वहाँ पर है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। पूनिया साहब, क्या कहेंगे कि राजस्थान पुलिस अरेस्ट करने के लिए दिल्ली के अंदर डेरे जमा दिया?
मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि राजस्थान की सरकार जो है वो प्रतिशोध की राजनीति करती है। उनके विधायकों के विधायक पुत्रों के दर्जनों मामले लंबित हैं, लेकिन इतनी सक्रिय राजस्थान की पुलिस कभी नहीं हुई। उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद भी इस तरीके से और लगातार उनको प्रताड़ित करने की कोशिश होना, तो मुझे लगता है कि जिस विद्वेष की और प्रतिशोध की राजनीति अशोक गहलोत की सरकार कर रही है उसकी एक मिसाल है। मुझे लगता है कि केवल एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस तरीके से प्रतिबंधित करके वो संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे किसी एक पूर्व विधायक ने प्रियंका गांधी जी को कानून व्यवस्था को लेकर एक टिकट उनको टैग करी, उसकी परिणति ये हुई कि आज भी वो जेल में है। तो ये एक वानगी है। अमन चोपड़ा तो केवल एक उस तरीके का एग्जाम्पल है जो सरकार के खिलाफ अपनी सही और सटीक बात को रखते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार शायद सुनना नहीं चाहती या बर्दाश्त नहीं करना चाहती, तो उसी की प्रैक्टिस का ही नतीजा है ये। तो मैं इसकी निंदा भी करता हूं और मुझे लगता है कि जो राजस्थान की सरकार ने रास्ता अख्तियार किया है, आज नहीं तो कल वो जनाक्रोश का कारण बनेगा। चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन पहले ही कहा था, मीडिया की स्वतंत्रता की बात की, कहा कि केंद्र सरकार गला घोंट रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही। नहीं, वो भूल जाते हैं, लोकतंत्र की बात भी करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन इस देश में आज़ादी के बाद आपातकाल लगाने का और प्रेस को प्रतिबंध करने का काम उसी समय हुआ था। और मुझे लगता है इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए अशोक गहलोत भी राजस्थान में वो काम कर रहे हैं। बूंदी में जिसने केस दर्ज कराया, उनके खुद के खिलाफ 2 केस, धर्मेश शर्मा कांग्रेस के जिला सचिव है, उनके खिलाफ एक हनी ट्रैप का केस दर्ज हुआ है। उसी के बाद में एक SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ है। नहीं, कुल मिलाकर राजस्थान में जितने इस तरीके के मसले हैं उसमें एक विभेद साफ तौर पर दिखता है कि जहां कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके की कोई बात हुई है, चाहे उनके विधायकों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, उन पर तो सरकार कंजूसी करती है, परहेज करती है, और उनके विचारों के खिलाफ कोई लिखता है उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं और प्रतिशोध और विद्वेष तक उतर आते हैं। तो वहीं कोटा में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने भी इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। विधायक मदन दिलावर ने चेतावनी दी है कि मीडिया पर हमला करना सरकार को भारी पड़ेगा। लेकिन अमन चोपड़ा जी जो न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार हैं, मीडिया में काम करते हैं, डिबेट को आयोजित करते हैं और डिबेट करता उसे अपनी अपनी बात को कहते हैं। मंदिर तोड़ने की बात को जो उन्होंने पक्ष विपक्ष में बात की, उसको लेकर के कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से 3 जगह पर मुकदमा दर्ज कराया। 2 जगह पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, तीसरी जगह भी सेम मामला तो उस पर भी स्टे देने वाले हैं, लेकिन रातों रात उनको अरेस्ट करना है। इसलिए नोएडा, दिल्ली पुलिस दौड़ा दी और अनेक जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। क्यों भाई? आप तो स्वतंत्रता चाहते हैं ना मीडिया की। आप तो कहते हैं ना कि भारत की सरकार, केंद्र सरकार और मीडिया के साथ ज्यादती कर रही है, उनको अभिव्यक्ति की आजादी छीन रही है। अरे आप क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मीडिया के दुश्मन क्यों बन रहे हो? उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दो। ये सरकार की जो दोगली नीति है ना, इसको समाप्त करो। ये ठीक नहीं है। नहीं तो अशोक जी गहलोत साहब, ये सरकार ऐसी जगह जाकर मरेगी जहां पानी देने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करेंगे नोएडा का, जहां से हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, एक दिन पहले ही हाईकोर्ट की तरफ से अमन चोपड़ा मामले को लेकर के गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी और उसी दौरान वहां पर राजस्थान पुलिस पहुंची हुई थी। आज फिर से राजस्थान पुलिस नोएडा पहुंची, अमन चोपड़ा के आवास पर पहुंची, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से राजस्थान पुलिस आज दोबारा उनके आवास पर पहुंची थी। यह अरिहंत का फिलहाल वो बिल्डिंग है जहां पर अमन चोपड़ा रहते हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर एहतियातन किसी भी प्रकार से एंट्री उनको अंदर नहीं दी गई, चूँकि नोएडा पुलिस के जो अधिकारी थे वो भी यहां पर मौके पर पहुंच गए थे। आपको तस्वीरों में भी दिख रहा होगा कि नोएडा पुलिस यानी कि यूपी पुलिस के एक अधिकारी फिलहाल यहाँ पर दरोगा लेवल पे वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमन चोपड़ा जो न्यूज़ 18 के एंकर हैं, उनको हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है, बावजूद इसके तीसरा जो मुकदमा दर्ज है उस मुकदमे को लेकर फिलहाल राजस्थान पुलिस यहाँ दबिश देने पहुंची थी
उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई और ये कहा गया, चूंकि इस पूरे मामले में 10 तारीख को उनको कोर्ट में पेश होने के लिए हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पर दबिश दी है और जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक हम ये दबिश देते रहेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब 2 जो मुकदमे थे उसमें ऑलरेडी हाई कोर्ट से उन्हें एक बड़ी राहत मिल चुकी है, तो तीसरे मुकदमे पर भी कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी राहत जरूर मिलने की उम्मीद है। और जो ये एक भावना है द्वेष का या राजनीतिक द्वेष की बात करें तो निश्चित रूप से अब जो राजस्थान पुलिस है उसी दुर्भावना से आगे जांच के लिए बार बार यहाँ पर दबिश दे रही है। लेकिन जो एक प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत फिलहाल यूपी पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पे थे। राजस्थान पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो फिलहाल यहीं पर बिसरख थाने में उनको वहां पर वापस ले जाया गया और वहां पर बैठाया गया। सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर जब इस पूरे मामले में ऑलरेडी हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत फिलहाल अमन चोपड़ा को मिल चुकी है, तो बार बार राजस्थान पुलिस के द्वारा दबिश देने के पीछे के मकसद क्या हैं, कौन लोग हैं जो बार बार इस पूरे मामले में उनको यहाँ भेजते हैं और दबिश देते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जब कानून और न्याय प्रक्रिया के तहत अगर बात की जाए तो जब 2 मुकदमे में उनको जमानत मिल गई है तो तीसरा जो मुकदमा है उसमें दबाव क्यों बनाया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन राजस्थान पुलिस का ये कहना है कि चूंकि उन्हें कोर्ट का ऑर्डर जो मिला है वो उसी ऑर्डर के आधार पर कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उस कार्रवाई को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट के 2 ऑर्डर की जब उनसे बात की जा रही है तो उस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ना वो बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दुर्भावना इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देखने को मिली। जिस तरह राजस्थान पुलिस बार बार अमन चोपड़ा के घर पर पहुंच रही है, दबिश दे रही है, उसके पीछे सीधा सा मतलब यही है कि कहीं ना कहीं से उनके ऊपर बार बार प्रेशर डाला जा रहा है कि आप दबिश दें। लेकिन जिस तरह प्रोटोकॉल है, जिस तरह की कार्रवाई है, उस कार्रवाई को लेकर बिना यूपी पुलिस को लूप में लिए इस प्रकार की कार्रवाई संभव नहीं है। लेकिन उनके जो अधिकारी हैं वो राजस्थान के जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहीं पर नोएडा में रुके हुए हैं। कल भी उन लोगों ने फिलहाल यहाँ पर दबिश दी। आज दोपहर में फिर उनके जो अधिकारी थे 4-5 अधिकारी वो यहाँ पर आए और उन्होंने दबिश देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिलहाल बिल्डिंग के अंदर घुसने नहीं दिया गया। वजह यह है कि अगर इसके पीछे कोई हैं तो वो कौन लोग हैं और क्यों बार बार इस पूरे मामले में, जब हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी आ चुकी है, अमन चोपड़ा के फेवर में ये आदेश है कि उनके खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए, तो आखिर राजस्थान पुलिस बार बार दबिश क्यों दे रही है? जी सुशील, इस पूरे मामले को लेकर के राजस्थान के कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राजस्थान पुलिस कानूनी तौर पर ही काम कर रही है। क्या जब राजस्थान की पुलिस वहां पर पहुंची तो कानूनी तौर पर, लीगल तौर पर हम देखें तो वहां के स्थानीय थाने को आज सूचित किया गया? क्या पहले से इंफॉर्मेशन दी गई कि यहां पर हम इसके लिए आ रहे हैं? आए तो आखिरकार क्यों आए, उनका मकसद आखिरकार क्या था? और जो जिक्र आप कर रहे हैं कि एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने जो समान प्रकृति की धाराएं थी उन्हीं के तहत 2 मामलों में जब बड़ी राहत दी और तीसरे मामले पर भी स्वतः ही उस तरह की राहत लागू होती है और नहीं होती है, तो इस बात की उम्मीद भी बन जाती है कि हाईकोर्ट इस मामले में जो उसी प्रकृति का है उस मामले में भी राहत देगा। लेकिन उससे पहले इतनी जल्दबाजी क्यों नजर आती है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस प्रकार की जल्दबाजी राजस्थान पुलिस के द्वारा क्यों जा रही है। इतना बड़ा कोई मामला भी नहीं है जिसमें राजस्थान पुलिस इस प्रकार की दबिश दे रही है। कानून की प्रक्रिया की अगर बात करें तो निश्चित रूप से उनकी तरफ से ये बताया गया कि चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है हम उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब सवाल उनसे ये किया गया कि हाईकोर्ट ने उन्हीं सेम धाराओं में उन्हें ऑलरेडी राहत दे दी है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो न्यायोचित प्रक्रिया है उसी आधार पर उनको जमानत मिलेगी, तो ऐसे में कार्रवाई करने का मतलब क्या है? और बड़ी बात यह रही कि जब राजस्थान पुलिस के लोग यहां पर पहुंचे तो उन्होंने जो बिसरख थाने के संबंधित जो थाना इनके आवास के आसपास लगता है उनको नहीं सूचित किया गया। उनको जानकारी मीडिया के द्वारा मिली, तब वहां के 2 अधिकारी यहां पर पहुंचे और उन्होंने उनसे बातचीत की। उसके बाद वापस उनको थाने लेकर चले गए। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजस्थान पुलिस क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही है और इस जल्दबाजी के पीछे की वजह क्या है? जब हाईकोर्ट से अमन चोपड़ा को राहत मिल चुकी है तो उस राहत के बावजूद भी आखिर राजस्थान पुलिस किस आधार पर जमानत और इस पूरी प्रक्रिया को ना देखते हुए बार बार दबिश दे रही है, जबकि
जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि जब तक संबंधित थाने के लोग यहाँ पर नहीं आ जाते हैं तब तक वो फिलहाल इस पूरी बिल्डिंग में घुसने की भी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि बिना परमिशन के किसी भी फ्लैट में जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उसमें नहीं घुसा जा सकता है। एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है। बावजूद इसके बिसरख थाने के अधिकारी यहाँ पर उनके साथ बातचीत करने लगे। बातचीत करने के बाद उन्होंने वापस उनको थाने पर बुला लिया और यहाँ के जो राजस्थान के तमाम जो पुलिस थे वो बिसरख थाने पर गए। लेकिन जिस तरह दबिश दी जा रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि ये दबाव बनाने की कोशिश है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ही इस प्रकार का प्रेशर बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर हाईकोर्ट किसी मामले में इंटरवीन करता है और उस मामले की सुनवाई करता है और अगर संबंधित मामले में जमानत दी जाती है तो तीसरा जो मामला है वो स्वतः ही लागू होता है। और बिल्कुल, और इसी आधार पर ये सवाल उठते हैं सुशील कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों है, किसके कहने पर जल्दबाजी, और राजस्थान पुलिस सामने आकर के अपने तथ्य क्यों नहीं रख पा रही है कि क्या किसके दबाव में वो इस तरह से त्वरित कार्रवाई करना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अगली खबर की ओर हम रुख करेंगे। बूंदी के खाईलैंड मार्केट में अचानक से आग लगने से बाजार में खड़ी 3 कारें जलकर के खाक हो गई और बाजार में आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल रहा। लोगों ने आग के संबंध में नगर परिषद और कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची नगर परिषद की दमकल और कोतवाली पुलिस ने आधा घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। लेकिन इस दौरान बाजार में खड़ी 3 कारें जलकर के खाक हो गई। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बर्निंग कार्स की तस्वीरें हैं कि आखिरकार किस तरह से एक के बाद एक 3 कारें आग की भेंट चढ़ गई, जलकर के खाक हुई है। आग का तांडव यहां पर बूंदी में देखने को मिला है, जहां बाजार में लगी आग और कारों तक पहुंची। 3 कारें इसमें जली हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और राहत की बात यह है कि इस आग पर अब काबू पा लिया गया है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन बहरहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द उठेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अगली खबर का हम रुख करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे को लेकर के कार्यकर्ताओं का जोश आई है। जेपी नड्डा 10 मई को सूरतगढ़ में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं 11 मई को श्रीगंगानगर में बीजेपी कार्यालय का हनुमानगढ़ से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। जिला कार्यालय में जिले के शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है और इस मौके पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद होंगे। तो सूरतगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यालय के जो जिला कार्यालय हैं उनके उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। और क्या कार्यक्रम रहेगा, कब आएंगे और क्या क्या कुछ? वो 10 मई को 12 बजे बाई एयर आएंगे। वहाँ से वो एम्बिशन पैलेस है उसमें जाएंगे। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लगभग 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद वो एक हमारे बीकानेर संभाग के और प्रदेश के पदाधिकारियों की ऐसी लगभग 150 लोगों की सीनियर लोगों की एक टीम बनी हुई है, जो सूची है, उसको संबोधित करेंगे। और अब बात कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने की, क्योंकि सीएचओ का धरना 38वें दिन भी लगातार जारी रहा। शहीद स्मारक पर लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायक डटे हुए हैं। संविदा कैडर में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। 12 मई को होने वाले महापंचायत को लेकर के मंथन किया गया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आज मदर्स डे भी धरना स्थल पर मनाया। ये बड़ी खबर। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आगे की रणनीति पर मंथन किया है और अब सीएचएस का कहना है कि वे अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। आपको बता दें कि आज मदर्स डे के मौके पर धरना स्थल पर ही सभी ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है और काफी संख्या में सीएचए अपनी मांगों को लेकर के राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और संविदा कैडर में शामिल करके नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज, लगातार पिछले कई दिनों से सीएचए का धरना जारी है, प्रदर्शन भी जारी है। सरकार से बार बार अपनी मांग को लेकर के गुहार लगाते हुए सीएचए शहीद स्मारक पर देखे जा सकते हैं। आज किस तरीके से
सीएचए की ओर से पूरा दिन भर रहा, क्या कुछ गतिविधियां वहां पर आयोजित की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि सुबह जब दिन चढ़ा था तो टेम्परेचर करीब 30 डिग्री सेल्सियस था और सूरज अपने रूज पर आया 42 से लेकर के 44 डिग्री में। ये तमाम लोग यहाँ बैठे रहे, ये वो बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं जो किसी न किसी माँ के लाल हैं, अपने बच्चों को लेकर के बैठे हुए हैं। खुद माएँ यहाँ मौजूद हैं, मदर्स डे मना रहे हैं। 38 दिन इनको हो चुके हैं लगातार इस शहीद स्मारक पर अपनी आवाज को बुलंद करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए ये लगातार बुलंद आवाज में नारे लगाते हैं, सरकार तक अपनी गुहार पहुंचाते हैं। ये राजस्थान का वो नौजवान है जो शिक्षित होकर के ये उम्मीद करता है, ट्रेंड होकर के कि उसको नौकरी मिलेगी, नौकरी उसको दी जाती है। और कोविड सहायक जो भर्ती की गई उसके बाद में जो सिचुएशन हुई, जो इनका विरोध हुआ, पूरे 38 दिनों से आप देख सकते हैं कि नज़ारा ये जो अपने मोबाइल की सर्च लाइट में यहाँ पर रोशनी करके बैठे हैं, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मदर्स डे मनाया गया है, अपने बच्चों को लेकर के माएँ मौजूद हैं। आप लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह से क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार से, क्या गुहार लगा रहे हैं? 38 दिन हो गया मैं सविंडा के अंदर 2022 में शामिल किया जाए और हम 38 दिन से यहाँ परेशान हो रहे हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। अब हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, ये देखिए कि अपने बच्चों को लेकर के आए, बहुत सी माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है, कुछ बच्चे हम। आप किसके साथ आए? किसके साथ आए यहाँ पर? कहाँ है मम्मी आपकी? आपने मदर्स डे यहीं मनाया? हाँ भैया यहीं मनाया। मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं थी, बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं थी। हाँ, साथ में लेके आई हूँ। जी जी, कहाँ से आए आप? टोंक से। टोंक से क्या मांग कर रहे हैं? मांग करे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी ना हम ऐसे नहीं जाएंगे। 38 दिन हो गए हमारे को यहाँ मदर्स डे आज यहाँ मनाया, हम बच्चे को साथ में लेके आई हुई है। बच्चे की तबीयत सही नहीं थी तो अभी साथ में लेके आई। बिल्कुल अरबाज, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीएचए लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वे यहाँ पर से जाएंगे नहीं। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर के यातायात नियम सिखाने का एक दिलचस्प तरीका ढूंढ निकाला है। ट्रैफिक पुलिस का एक अधिकारी स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए स्कूलों और कॉलेजों में जाकर के बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ ट्रैफिक सेंस की सीख दे रहा है। विभाग का यह आइडिया काम भी कर रहा है और नौनिहाल छोटी सी उम्र में वो तमाम नियम समझ रहे हैं जो सड़क पर वाहन चलाते समय जरूरी है। यह खास रिपोर्ट देखिए। आमतौर पर पुलिस की वर्दी पहने अधिकारी को आपने हमेशा संजीदा मुद्रा में ही देखा होगा, लेकिन राजस्थान पुलिस का ये अधिकारी वर्दी पहनकर बच्चों के साथ स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है। मकसद है इस भावी पीढ़ी को ट्रैफिक सेंस सिखाना, ताकि आने वाले वक्त में जब ये बच्चे बड़े होकर वाहन लेकर सड़कों पर निकलें तो इन्हें सब नियम पता हो और सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ गिर सके। हमारे को ये निर्देश मिले हैं कि हजारों जगह पे जाके रोड सेफ्टी के लिए हम बोले, स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टल में, हॉस्पिटल में, फैक्ट्रीज में और दुनिया भर के जहाँ पे लोग होते हैं सबको रोड सुरक्षा के बारे में हमें अवेयर करना होता है। तो हम इस मुहिम को बड़ी तेजी से चलाए हुए हैं। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर इस आइडिया पर काम किया और इसके नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं। विभाग का मानना है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये बेहद जरूरी कदम है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल से ही यातायात नियमों की पालना करना सीख लेंगे तो आजीवन वो इन नियमों को नहीं भूलेंगे और उनके अनुशासन की वजह से आने वाले समय में एक्सीडेंट पर लगाम लग सकेगी। वहाँ भी हम जाने का प्रयास करते हैं और बहुत तेजी से हम रोड सेफ्टी में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस मुहिम में हम आपके साथ लें, क्योंकि हम चले तो आंधिया क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचें ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो, हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़े। बहरहाल ट्रैफिक नियम के लिए इस तरह का नवाचार अपने आप में अनूठा है। आने वाले वक्त में वाहनों की तादाद ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है और वाहन आज के मुकाबले आधुनिक भी ज्यादा होंगे। ऐसे में जब इन बच्चों के हाथों में व्हील स्टीयरिंग आएगी तो इन्हें सभी नियमों का पता होगा। हालांकि ये एक ऐसी कोशिश है जिसके नतीजे आने में अभी वक्त लगेगा।
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।